Welcome to our program, Cotton. We have a very eminent person for today's program, and his name but Yugendra Jadavji. I welcome Yugendra ji. Yeah. नमस्कार परेश जी। अभी आप कर्नाटका में है। सो जी आई अभी कर्नाटका का माहौल कैसे है? अभी तो 2 दिन का बाद इलेक्शन होने वाला है इधर। आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या हो रहा है उधर? परेश भाई, आपने ठीक कहा। मैं कर्नाटका में हूँ और यहाँ पिछले कई सप्ताह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि कर्नाटका के जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी जन आंदोलन हैं, किसानों के, दलित संगठन, हम सब लोग मिलके येद्दलू कर्नाटका यानी कि जागो कर्नाटका नाम से एक यहाँ अभियान चला रहे हैं। उस अभियान के सिलसिले में मैं यहाँ कर्नाटका में हूँ और इस अभियान का उद्देश्य है कि हम सब लोग मिलके यहाँ जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में इंटरवीन करें, क्योंकि जो लोकतंत्र बचाने की मुहिम, जो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, उस चुनौती में हम अपना योगदान कर सकें। और यहाँ आपने पूछा क्या चल रहा है, वो हिंदी में हवा कहते हैं हाँ, कि हवा कैसे चुनाव में है? हवा क्या चल रही है। तो इस बार कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पे हवा बीजेपी के खिलाफ चल रही है और उसका फायदा कर्नाटका में कुल मिलाकर कांग्रेस को ही मिलेगा। यहाँ जो बीजेपी के विरुद्ध हवा चल रही है वो बहुत स्पष्ट है। जितने भी सर्वे आए हैं और मैं सड़क पे भी घूमा हूँ, साधारण लोगों से बात भी की है, उन सब से ये साफ दिखाई देता है कि कर्नाटका के वोटर ने इस बार मन अपना बना लिया है। और मन बना लिया उसके कई प्रमुख कारण हैं। पहला तो बड़ा साधारण बात है कि कर्नाटका में जो बीजेपी की सरकार यहाँ चली है पिछले 4 साल तक, वो सरकार बहुत बेकार है, बहुत भ्रष्ट रही। कर्नाटका के लोग उसको 40% सरकारा कहते हैं। 40% सरकारा मतलब वो सरकार जो हर काम में 40% कमीशन दे। मतलब यहां तक स्थिति हुई कर्नाटका में, आपको दो उदाहरण में देता हूं कि कर्नाटका के जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे उन लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर आमतौर पे करते नहीं है ये काम। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि हमसे 40% मांगा जा रहा है, आप कुछ तो कीजिए। और यहाँ के जो धार्मिक मठ है, कर्नाटका में बहुत बड़े मठ होते हैं, तो यहाँ के मठ के स्वामी जी ने कहा कि जब हमें भी जो ग्रांट मिलनी थी उसमें कहा कि चलिए तुम, आप धार्मिक लोग हैं, आपको 10% कंसेशन दे देते हैं, लेकिन 30% आपको भी देना। ये स्थिति है यहाँ कर, यहाँ भ्रष्टाचार। तो सरकार बहुत भ्रष्ट है, निकम्मी रही है, लोगों का उसके प्रति गुस्सा है। बीजेपी में यहाँ काफी टूट फूट हुई है। बीजेपी के कई लीडर्स छोड़ के चले गए हैं, कांग्रेस में चले गए हैं। और जिस लिंगायत समाज में बीजेपी का सबसे बड़ा आधार था, वहां के कई लीडर बीजेपी को छोड़ के चले गए हैं। तो बीजेपी का जो सामाजिक समीकरण है वो भी यहाँ खराब हुआ है। खासतौर पे गरीब लोगों में बीजेपी की छवि काफी खराब हुई है। और नेतृत्व, लीडरशिप, यहाँ बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो कि कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया जैसे लोगों का मुकाबला करे। तो इस लिहाज से ये एक ऐसा मैच है जिसके अंदर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों एक टीम की कमजोर, और इसलिए जाहिर है कांग्रेस यहाँ पे काफी आगे चल रही है। ऐसा लगता है कि स्पष्ट रूप से आगे कांग्रेस बढ़ेगी। मतलब ये तो आप एक्चुअली यू डू पोल एनालिसिस, यू डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग अपार्ट फ्रॉम योर पोजीशन। अभी आप जिस पोजीशन में उधर है, जो सिविल सोसाइटी का मतलब नेतृत्व में है, बट ऐसे जो पोल एनालिस्ट हिसाब से आप जो सिचुएशन का जो जांच कर रहा है, जो एनालिसिस कर रहा है, उसमें आपको क्या फील हो रहा है? अ, परेश भाई, एक तो मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं यहाँ पे कोई सेफोलॉजिस्ट की हैसियत से तो आया नहीं। ये तो सही मैं है। यहाँ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की हैसियत से आया हूँ, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी ईमानदारी से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि मैं किसी, एक अपनी उम्मीद और एक अपनी अपेक्षा, दोनों अलग या अलग चीज रखना ही चाहिए। जहां आपने सर्वे की बात की, मैंने तो कोई सर्वे किया नहीं है, ना मैं करता हूं, ना भविष्यवाणी करना अब मेरा काम है। यहाँ पे कर्नाटका में अब तक 4 महत्वपूर्ण सर्वे आए जिन्होंने जमीन पे सर्वे किया है।
तमाम तरह की चीज मीडिया में चलती रहती है। पहला, एक सिसरो करके संस्था है जिसने कि साउथ फर्स्ट नामक मीडिया हाउस के लिए सर्वे किया। ये सर्वे जनवरी में हुआ था, जिसने कहा कि कांग्रेस 4% वोट शेयर से आगे है बीजेपी की तुलना। दूसरा, सी वोटर के सर्वे हैं, एक नहीं उन्होंने 4-5 बार इसको प्रेजेंट किया है अलग अलग सप्ताह में। और वो कहते हैं 6-7%, 6% के करीब का मार्जिन है कांग्रेस के पास, तो वो भी कहते हैं कांग्रेस आगे है, 6% वोट से आगे। तीसरा, हाल ही में एनडीटीवी के लिए सीएसडीएस ने सर्वे किया है, और उन्होंने परसेंटेज दिया तो नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेट करें तो वो भी कोई 6-7% कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। और एक स्वतंत्र मीडिया हाउस ईदिना है जो कि वॉलंटियर बेस्ड है, उन्होंने बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया जो कहता है कि कांग्रेस की लीड 10% की है। तो इसको भी आप देख लीजिए, मोटे तौर पे 5 से 10% का एडवांटेज कांग्रेस को है। अब ये याद रखिए कि पिछली बार भी कांग्रेस को 2% का एडवांटेज था जब वो चुनाव हारी थी। तो 2% से कांग्रेस का काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को जीतने के लिए कम से कम 4% चाहिए। और ज्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि 4% से ज्यादा पे कांग्रेस चल रही है, आगे चल रही है। ये सर्वे की बात है, अब कितने सही निकलते हैं तो बाद में पता लग जाएगा, लेकिन जो सर्वे कह रहे हैं और जो जमीन पे हम देख रहे हैं, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। ये क्योंकि आप जमीन पे जाके यदि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के अपने वोटर से बात करें, और जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं उनसे पूछिए कि ये जो मुंबई सरकार थी, जो अभी निवृत्तमान चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के बीजेपी के, उनसे पूछे कि मुंबई सरकार कैसी थी, तो बीजेपी का वोटर भी इस सरकार को डिफेंड नहीं करता। बीजेपी का वोटर भी कहता है कि अच्छा मुंबई को छोड़िए, मोदी जी की बात कीजिए। तो यहां तक ये स्थिति है कि यहाँ का बीजेपी का समर्थन करने वाला भी इस सरकार के पक्ष में नहीं बोलता। वो भी कहता है कि नहीं, सिद्धरमैया अच्छे मुख्यमंत्री हैं मुंबई की तुलना में, वोट बीजेपी को दूंगा लेकिन मुख्यमंत्री को अच्छे हैं। ये स्थिति है यहाँ पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो सर्वे कह रहे हैं और जो कॉमन सेंस से दिखाई देता है फील्ड में, दोनों एक ही तरह की चीज है। एक्चुअल 3 मंथ्स बिफोर, 3 मंथ्स पहले, 3 और 4 मंथ्स पहले जब आप कर्नाटका का बारे में बोलता था तो आप बताया था, तो शायद इस बार दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। अभी उस स्थिति बहुत बेहतर हो गया मतलब। जी, जब हम पहले बात हुई थी आपकी और मेरी, तब भारत जोड़ो यात्रा के समय हाँ की हाँ। बात है। तब ऐसा लग रहा था कि कर्नाटका में माहौल बदल सकता है, मगर पक्का नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर होगा हम जानते नहीं थे। लेकिन अब जब उसके बाद मैं यहाँ आया और देखा, तो अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि कर्नाटका में एक बदलाव की हवा चल रही है। वैसे ये महत्वपूर्ण है यहाँ याद रखना कि पिछले 30, इनफैक्ट पिछले 40 साल से कर्नाटका ने किसी भी रूलिंग पार्टी को दोबारा सत्ता में आने नहीं दिया है। तो हर बार यहाँ पलटने का रिवाज है। इस बार उससे भी, सामान्य से भी अधिक लग रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी तो मेरा तीसरा जो प्रश्न है, अभी जो कर्नाटका का इस तरह अभी क्या असली मुद्दा क्या है कर्नाटक का लोगों का, और ये असली मुद्दा जो इलेक्शन कैंपेनिंग में, वो उसका कोई रिफ्लेक्शन हम लोग ने देखा और नहीं देखा? कर्नाटका के लोगों से यदि पूछें तो उनके मन में 3-4 मुद्दे हैं। जैसे पहला मैंने करप्शन का मुद्दा बताया, लोगों से पूछिए, सरकार के करप्शन का मुद्दा है। लेकिन लोगों से बात करें तो उससे भी बड़ा मुद्दा जो उनके मन में पहली बार आता है वो है महंगाई का। किसी भी गरीब व्यक्ति से आप पूछिए, वो आपको गैस सिलेंडर का प्राइस बताएगा। वो कहेगा कि पहले हमें 10 किलो चावल मिलता था, अब सिर्फ 5 किलो चावल मिल रहा है। किसान से बात कीजिए तो वो आपको पोटाश, यूरिया, डीएपी इसका कॉस्ट बताएगा, कितना ये कॉस्ट बढ़ गया है। और लोग जीएसटी की बात करते हैं की वजह से बढ़ा है। तो महंगाई जो लोगों की आर्थिक स्थिति, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी से जुड़ा हुआ सवाल बेरोजगारी का भी है। हालांकि आंकड़ों में कर्नाटका देश के सबसे ज्यादा बेरोजगारी के इलाकों में नहीं है, लेकिन यहाँ भी ये जो आईटी सेक्टर का प्रदेश है, प्रॉस्परस प्रदेश है, यहाँ भी रोजगार को लेके बहुत चिंता है लोगों को। तो ये चुनाव, मीडिया में कुछ भी प्रेजेंट किया जाए, मीडिया में बजरंगबली चल रहे हैं और ये सब चल रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए ये चुनाव महंगाई का है, बेरोजगारी का है, ये उनके जीवन की सुरक्षा का है, उनके लिए ये बात करप्शन के मुद्दे की है। ये सब मुद्दे यहाँ के मुख्य हैं।
और मैं समझता हूं इन मुद्दों को देखते हुए कांग्रेस ने एक समझदारी का काम किया है। कांग्रेस ने 5 गारंटी लोगों को ऑफर की इस चुनाव में। पहला, कि जो महिला यहाँ पे परिवार की मुखिया, उसको प्रति माह 2,000 रुपया दिया जाएगा। दूसरी गारंटी है कि महिलाओं को बस में फ्री ट्रेवल मिलेगा। तीसरा, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चौथा, जो बेरोजगार है, यदि ग्रेजुएट है तो 3,000 रुपया, अगर डिप्लोमा होल्डर है तो 1,500 रुपया प्रति माह उनको मिलेगा यदि वो बेरोजगार है 2 साल के लिए। और पांचवा, कि लोगों को 10 किलो चावल प्रति माह दिया जाएगा राशन का फ्री। ये जो चीजें हैं, ये लोगों के मुद्दों से जुड़ती है सीधे सीधे। और बीजेपी ऐसी कोई चीज नहीं कह पा रही जो कि लोगों के जीवन से सीधे जुड़ती हो। बीजेपी ने ये जरूर कहा कि हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे, 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने कहा, लोगों ने ढूंढ लिया कि ये प्रॉमिस तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था, और अभी 1 साल बीत गया है, एक भी गैस सिलेंडर नहीं दिया गया है। यही प्रॉमिस बीजेपी ने गोवा में किया था, और सत्ता में आते ही बीजेपी ने कहा कि ये तो हम नहीं कर सकते, तो उसकी हवा निकल गई उस बात की। तो बीजेपी लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा पा रही है, जिसके कारण ये एक बिल्कुल बीजेपी को अब बिल्कुल उटपटांग मुद्दों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसका टीवी स्टूडियो में खूब हल्ला हो जाता है, लेकिन जनता के जीवन से उसका कोई संबंध नहीं। अभी जो आपने जो बोला, जो बजरंगबली और जो बजरंग दल, उसमें जो ले आया, उसी का क्या कोई असर पड़ेगा क्या इस इलेक्शन पे? देखिए, पहले तो हम देखें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा क्या है। कांग्रेस ने कहा, मैनिफेस्टो में शब्दावली उसकी एग्जैक्टली है कि हमारी पार्टी कोई भी ऐसा संगठन जो कि संविधान के विरुद्ध काम करता, संविधान और कानून सर्वोपरि है, कोई भी संगठन जो संविधान कानून के खिलाफ जाके विभिन्न समुदायों के अंदर नफरत फैलाएगा, उनमें झगड़ा करवाएगा, उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन यदि कोई आगे गड़बड़ करेंगे तो उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उनको बैन भी कर सकते हैं। तो पहली बात, बजरंग दल और पीएफआई दोनों का नाम एक साथ लिया गया। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, और उग्रवादी उग्रवादी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से बजरंग दल भी इस तरह की हरकतें करते हैं, तो दोनों का नाम एक साथ लिया गया है। ये नहीं कहा है कि दोनों पे बैन लगेगा, कहा है कि अगर आगे से ऐसा कोई कार्रवाई करेंगे तो उन पे बैन लगेगा। तो पहला तो मुझे समझ नहीं आता इसके अंदर बहस की क्या बात है। प्रधानमंत्री इस देश के खड़े होके कहते हैं बजरंग दल पे बैन लगाने का मतलब है बजरंग बली को गिरफ्तार करेंगे। ये तो मतलब बड़ा मजेदार बात होगी, मतलब प्रधानमंत्री ऐसा फूहड़ देते हैं। अब जिसका मतलब है कि शिवसेना को यदि आप वोट नहीं डालते हैं तो आप भगवान शिव के विरुद्ध काम कर रहे हैं। श्री राम सेना पे अगर बैन हो तो भगवान राम पे बैन लगा दिया। वैसे श्री राम सेना पे बैन लगाने का काम बीजेपी ने किया था, क्योंकि उनका आपस में झगड़ा हो गया था, उन्होंने बैन उस पर लगाया था। तो इस तरह के फूहड़ तर्क जब प्रधानमंत्री देना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। टीवी स्टूडियो में खूब चर्चा हुई और उससे कांग्रेस वाले घबरा भी गए, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि उससे कोई बहुत ज्यादा लोगों पर, वोटों पे फर्क नहीं पड़ा। बीजेपी का सामान्य चौंचला होता है कि चुनाव के आखिरी 5-7 दिन में कोई ना कोई बड़ा हिंदू मुस्लिम सवाल आता है, और फिर वो सब टीवी चैनल पे चलता है, और लोग कहते हैं हाय हाय इस बार तो कांग्रेस ने गलती कर दी, इस बार तो हिंदू मुस्लिम सवाल आ गया। मैं कहता हूं कब नहीं आता, हर बार आता है। ये ना होता तो कोई दूसरा होता, किसी और का स्टेटमेंट, नहीं तो बीजेपी किसी से बुलवा देती। ये तो बनना ही था, उसमें क्या बात है, नई बात क्या है। मतलब ये हुआ, जो लोगों का जो असली मुद्दा है अभी भी लोगों का बीच में, वही मतलब इलेक्शन का मेन इश्यू बन रहा है। ऐसी मेरी समझ है। देखिए, मैं इतना कह नहीं सकता, कर्नाटका समाज के ऊपर इतनी कोई बारीक समझ होने का मैं तो दावा कर नहीं सकता। मैं जो हमारे साथी जमीन पे काम कर रहे हैं, ये दड़ू कर्नाटका के हमारे तमाम साथी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम कर रहे हैं, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, और खुद भी कभी कभी इंटरप्रेटर के जरिए घूमता हूँ। तो कुल मिला के मेरी जो समझ बनी है वो यही है कि इससे कोई चुनाव पलटने वाला नहीं। देखिए, कई चुनाव होते हैं जिसमें कैंपेन के दौरान चुनाव बदलता है,
और कई चुनाव होते हैं जो कैंपेन शुरू होने से पहले ही तय हो जाते हैं। ये उन चुनाव में है मेरे ख्याल से जो कैंपेन शुरू होने से पहले ही ब्रॉडली तय हो गया। बाकी चुनाव प्रचार के आखिरी 10-15 दिन जो सामान्य खेल होते हैं वो सब हो रहे इतना हैं, फर्क मगर नहीं ऐसा पड़ता है। जो चुनाव की बेसिक समीकरण को पलट दे, ऐसा कुछ होते तो मुझे दिखाई नहीं देता ये बहुत शुक्रिया, एक्चुअली यू कुड स्पेयर लिटिल टाइम फॉर अस अभी इतना बिजी शेड्यूल में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्ड्स। टेक केयर। नमस्कार। है। थैंक यू।